Hello everyone, welcome back to my channel. In the previous class, we have studied regarding diabetes mellitus type 1, type 2, their managements, insulin, anti-diabetic drugs, each and everything we have discussed. In today's session, we are going to discuss regarding complication of diabetes mellitus like acute complication, long term complication, है ना, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं ऑफ डायबिटीज mellitus दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस विथ मैनेजमेंट कि उसको मैनेज कैसे करना है. ओके, सो स्टार्ट विद द सेशन. सो फर्स्ट इज द हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्यूट कॉम्प्लिकेशन एंड सेकंड जो कॉम्प्लिकेशन होगा दैट इज द लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन. ठीक है ना. सो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन की बात करें, सो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में बेसिकली हमारे पास तीन कॉम्प्लिकेशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये याद करो, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन एंड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन. एक्यूट कॉम्प्लिकेशन 3 है, हाइपोग्लाइसीमिया है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है एंड हाइपरोस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक सिंड्रोम है. याद हो गया? ठीक है. अब हम पढ़ते हैं हाइपोग्लाइसीमिया. सबसे पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि डायबिटीज में तो इंसुलिन की कमी होती है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है, तो हम हाइपोग्लाइसीमिया क्यों पढ़ रहे हैं? व्हाई देयर इज हाइपोग्लाइसीमिया इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज. सो द आंसर इज, लेट्स सपोज कोई पेशेंट है, वो एंटी डायबिटिक ड्रग्स पे है या फिर इंसुलिन पे है ना, उसने टू मच इंसुलिन ले लिया, या उसने एंटी डायबिटिक ड्रग्स लिया, उसने प्रॉपर मील नहीं लिया, उसने बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज कर लिया, तो ऑफ कोर्स हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है ना. सो दैट ऑल द मैकेनिज्म किसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है. अगर उसने इंसुलिन बहुत ज़्यादा ले रखा हो, एंटी डायबिटिक ड्रग्स वगैरह अच्छे से ले रहा हो, बट मील अच्छे से नहीं ले रहा हो, अच्छे से एक्सरसाइज कर रहा हो भर भर के, तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है. तो हाइपोग्लाइसीमिया हम डिफाइन कैसे करेंगे कि उसको हाइपोग्लाइसीमिया है. सो इफ द ब्लड शुगर इज लेस देन 70 mg/dl, उसको हम बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया. ओके, ठीक है. सो हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे. देखो, सबसे पहले ना, जैसे ही अगर हमारा ब्लड शुगर लेस देन 70 होगा, हमारे ब्लड में शुगर कम होगा, तो क्या होगा, आपको पता है हमारी बॉडी बहुत ही मस्त है, मतलब हर चीज का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेती है ना. तो क्या करेगी, हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट हो जाएगा. वो स्टिमुलेट होगा, तो जैसे ही हमारा ब्लड शुगर लेस देन 70 होगा, तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होगा, स्टिमुलेट हो जाएगा. इसकी वजह से क्या होगा, एपिनेफ्रिन बहुत ज्यादा सर्ज ऑफ एलिवेटेड हो जाएगा, एंड जिसकी वजह से मेनली सिम्टम्स देखने को मिलेगा. तो जैसे ही हमारा ब्लड शुगर लेस देन 70 होगा, तो जो सिम्टम्स देखने को मिलेगा ना, दैट इज बिकॉज ऑफ सर्ज रिलीज ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, तो जिसको हम माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया बोलेंगे. जिसमें कि जो सिम्टम्स होगा ना, वो सिंपल लाइक टेकिकार्डिया, पेल्पिटेशंस, नर्वसनेस होगा, स्वेटिंग होगा, पेल्पिटेशन होगा, है ना, हंगर होगा. तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेगा. ठीक है. धीरे धीरे बॉडी ने बहुत जोर जार लगा के बॉडी ब्लड शुगर मेंटेन करने की कोशिश की, बट आप अभी तक कुछ खा नहीं रहे हो, अभी तक आपका ब्लड शुगर कम है, तो धीरे धीरे और कम कम होते होते बॉडी का जो मैकेनिज्म था वो धीरे धीरे स्टॉप होने लग जाएगा. धीरे धीरे स्टॉप होने लग जाएगा, तो आपको सबको पता है कि हमारे ब्रेन को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, सबसे ज्यादा सॉरी ग्लूकोज चाहिए. ऑक्सीजन भी चाहिए बट ग्लूकोज भी चाहिए. क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है, ऑफकोर्स हम काम करें, बट हमें काम कौन करवा रहा है, हमारा ब्रेन. हमारे ब्रेन को लाइक बहुत अमाउंट में अच्छे से ग्लूकोज चाहिए. ग्लूकोज चाहिए, ब्रेन को ग्लूकोज की कमी होगी. ब्रेन को ग्लूकोज की कमी होगी, तो ब्रेन बेचारा अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, वो सारे सिम्टम्स दिखेंगे जो ब्रेन से रिलेटेड. तो क्या होगा, डिप्राइव द ब्रेन सेल्स फ्यूल फॉर फंक्शनिंग, तो साइन ऑफ इम्पेयर्ड फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो लाइक आपको इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, हेडेक हो गया, लाइट हेडेडनेस हो गया, कंफ्यूजन हो गया, मेमोरी लैप्सेस हो गया, नमनेस ऑफ लिप्स, टंग, स्लर स्पीच, इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन, डबल विजन, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. एंड धीरे 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 अगर शुगर बहुत ही कम हो जाएगा, लाइक लेस देन 20 आप बोल सकते हो, कोई कट ऑफ नहीं है, 20-30 जो भी है. इन दैट केस आपको जो सीएनएस फंक्शन है बहुत ज्यादा इम्पेयर्ड हो जाएगा. तो लाइक डिसओरिएंटेड बिहेवियर, सीजर्स हो सकते हैं आपको, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कोमा में भी जा सकते हैं, है ना. ये हमारा हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स है अकॉर्डिंग टू देयर, लाइक कि माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर सीवियर है. माइल्ड में सिंपल हमारा सिंपैथेटिक नर्वस स्टिमुलेट होगा, तो उसकी वजह से सिम्टम्स होगा. देन धीरे धीरे हमारा ब्रेन वाला सिम्टम्स आ जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला सारा सिम्टम्स देखने को मिलेगा. ठीक है. मैनेज करना कैसे है. अगर पेशेंट नॉर्मल है, माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया है, तो आप क्या करोगे, सिंपल ओरल शुगर दे दोगे, मुंह से आप कुछ शुगर दे दोगे, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, एंड मैनेज हो जाएगा. बट अगर पेशेंट डिसओरिएंटेड हो रहा है, सीजर आ रहे हैं, तो आप मुंह से तो नहीं दे सकते हो ना, तो आप क्या करोगे, यू कैन गिव विया इंट्रावीनस रूट से हम 25 to 50% डेक्सट्रोज देंगे. ठीक है. बट लेट्स सपोज उसको इंट्रावीनस लाइन भी नहीं है और एकदम से उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, तब आप थोड़ा ना आईवी लाइन डालने लग जाओगे, नहीं ना. तो आप क्या करोगे, आप
ग्लूकागोन दे सकते हो। आप ग्लूकागोन या तो सबक्यूटेनियस या फिर आप कैसे दे सकते हो, इंट्रामस्कुलर दे सकते हो। सो ये हमारा मैनेजमेंट हो गया फॉर हाइपोग्लाइसीमिया। सो एक कॉम्प्लिकेशन हमारा कंप्लीट। सेकेंड हमारा कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। सो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था, जब मैंने आपको टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस पढ़ाया था, तो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, एब्सोल्यूट और सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हो रहा है। सो ठीक है, सो एब्सोल्यूट और सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ क्या बोलते हैं, इंसुलिन हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस का जो मोस्ट कॉमन एक्यूट कॉम्प्लिकेशन था, दैट इज हमारा डायबिटिक कीटो एसिडोसिस था। क्यों था? देखो, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में क्या हुआ, हमारा इंसुलिन की कमी हो गई। अब इंसुलिन की कमी हो गई तो मतलब क्या है कि सारा का सारा जो शुगर है वो कहाँ है, वो सारा का सारा शुगर तो है, बट सारा का सारा शुगर जो है, जो ग्लूकोज है, वो कहाँ है, हमारे ब्लड में है। ब्लड में है, बट होना कहाँ चाहिए था, सेल्स में होने चाहिए था ना। तो सेल में ग्लूकोज मिल ही नहीं रहा है, सेल बेचारे को ग्लूकोज मिल ही नहीं रहा है, सारा का सारा ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर है। तो सेल में क्या हो गया, इंट्रासेल्यूलर स्टार्वेशन हो गया। सेल बेचारा कहाँ चला गया, सेल बेचारा भूख हड़ताल पे चला गया। ठीक है, सो आपको पता है, जैसे हम लोग इंटेलिजेंट, तो हमारी बॉडी उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो जैसे ही सेल को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज नहीं मिलेगा, तो वो अपना ऑल्टरनेटिव मेथड ढूंढेगा कि मुझे कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड चूज करके मुझे ग्लूकोज तो लेना ही लेना है, क्योंकि मुझे जिंदा रहना है, सेल को जिंदा रहना है, तो उसको एनर्जी चाहिए। तो उस अपना ऑल्टरनेटिव मेथड ढूंढेगा। तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि ऑल्टरनेटिव मेथड में एक और मेथड मेरे पास है, दैट इज द फैट। मैं फैट से अपना एनर्जी लेता हूँ। तो वो क्या करेगा, फैट को ऑक्सीडेशन करेगा। सो फैट का ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो हमारे सेल में ग्लूकोज की कमी हुई, तो क्या हुआ, फैट का ऑक्सीडेशन हुआ। अब फैट का ऑक्सीडेशन होगा तो आप सबको पता है क्या होगा, फ्री फैटी एसिड्स बनेगा। एंड फ्री फैटी एसिड जो है फर्दर कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। वो पूरा लॉन्ग प्रोसेस होता है। सो लाइक फैट यूज किया, फ्री फैटी एसिड्स बना, एंड वो कीटोन में कन्वर्ट हो गया। एंड यू नो, कीटोन कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। सो ब्लड में वो जाएगा। सो कीटोन है, एसिडिक है, तो ये क्या करेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस करेगा। ठीक है ना, मेटाबॉलिक एसिडोसिस करेगा, क्योंकि पीएच कम हो गया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस करेगा। प्लस ऑल्सो एच प्लस का भी जनरेशन होगा। तो जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर है ना, उसमें भी इम्पेयर्ड होगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, सेरिब्रल एडीमा भी देखने को मिलेगा। ठीक है ना। सो ये हमारा मैकेनिज्म होता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का, बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीटली अब्सेंस ऑफ क्या बोलते हैं, इंसुलिन, और वेरी सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन की वजह से हमारा डायबिटिक कीटो एसिडोसिस देखने को मिलेगा, जिसमें कीटोन प्रोड्यूस हो गया। ठीक है ना। सो क्यों होता है, व्हाट इज द ट्रिगर्स बिहाइंड दिस। सो ट्रिगर्स है, जैसे कि पेशेंट टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस का है, वो इंसुलिन ले रहा है, बट इंसुलिन कम लिया। कैसे कम लिया, वो तो अपने मन से ले रहा है पूरा, बट वो जो जिस पंप से ले रहा था, जो इंसुलिन पंप था, वो माल फंक्शन था। वो उतना यूनिट 10 यूनिट्स इंसुलिन ले रहा था, बट उसका पंप खराब हो रखा है, तो उसने वो 10 यूनिट इंसुलिन डिलीवर नहीं कर रहा है। सो ये रीजन हो सकता है। या फिर पुअर कॉम्प्लायंस है, जस्ट ऐसे ही है कि हाँ ले लिया नहीं ले लिया, ऐसे इस टाइप का पेशेंट है, तो पुअर कॉम्प्लायंस है, ये हो गया। तो फर्स्ट आई, 4 आई याद रखना, 4 आई इज द ट्रिगर्स फॉर डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। सेकेंड आई क्या है, इन्फाक्शन। इन्फाक्शन जैसे कि हमारा मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो गया, या फिर स्ट्रोक हो गया। और थर्ड इलनेस या फिर इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि यूटीआई, न्यूमोनिया, एनी सर्जरी, है ना। सो इन्फाक्शन, इलनेस और इन्फेक्शन में भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्यों देखने को मिलता है। सो द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट कि मतलब कि इन्फेक्शन हुआ, इलनेस हुआ, या फिर इन्फेक्शन हुआ, मतलब कि हमारे बॉडी में क्या हुआ, स्ट्रेसफुल कंडीशन हुआ। एंड आप सबको पता है कि जब स्ट्रेसफुल कंडीशन हमारी बॉडी के अंदर होता है, तो बॉडी में कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि हमारा ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिसोल, कैटेकोलामाइंस, ये सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब ये हार्मोन्स जब रिलीज होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं, तो इसकी वजह से भी हाइपरग्लाइसीमिया होगा। एंड सेकेंड ये क्या करते हैं, इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है ना, वो कम कर देते हैं। अब इंसुलिन की सेंसिटिविटी मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल उसने ग्लूकोनियोजेनेसिस किया, तो उसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया ऑलरेडी है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऑलरेडी हाइपरग्लाइसीमिक पेशेंट है। सेकेंड उसने ग्लूकोनियोजेनेसिस कर दिया, तो ऑलरेडी और हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। एंड उसने और चार चांद लगा के और क्या कर दिया कि इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी थी ना, उसको भी कम कर दिया। तो मतलब चार चांद लग गए ना। सो हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया ही हो गया। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, ट्रिगर्स हो गया। सो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस देखने को मिलता है। ठीक है ना। सो ये हमारा ट्रिगर्स हो गया। अब हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें कि हमारा क्या बोलते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तीन चीज याद करनी है। फर्स्ट डिहाइड्रेशन होगा,
कैसे होगा देखेंगे आगे हम क्यों होगा। डिहाइड्रेशन होगा। सेकंड क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया तो सिंपल है, हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से तो सब कुछ हो रहा है। सो हाइपरग्लाइसीमिया होगा, डिहाइड्रेशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होगा एंड एसिडोसिस होगा। ये 3 चीजें बेसिकली होगा। क्या-क्या? हाइपरग्लाइसीमिया होगा, डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होगा एंड थर्ड इज एसिडोसिस होगा। ठीक है ना। सो देखो, फर्स्ट इज नोजिया वॉमिटिंग होगा। नोजिया वॉमिटिंग क्यों होगा? क्योंकि कीटोन प्रोड्यूस हो गया, कीटोन ब्लड में बहुत सारा है। सो बिकॉज ऑफ कीटोनीमिया नोजिया वॉमिटिंग होगा, क्योंकि वो कीमो ट्रिगर जोन जो है ना हमारे सीएनएस में, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेट कर देगा। सो बिकॉज ऑफ दैट नोजिया वॉमिटिंग वाला सेंसेशन होगा और एब्डोमिनल पेन भी होगा। ठीक है ना। उसके बाद ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो गई है ना, ब्लड में ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो गई है, लाइक 300 टू 320, वेरी इंपॉर्टेंट। जो यहाँ पे जो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी ना, दैट इज 300 टू 320 के बीच में होगा। सो जिसकी वजह से फ्लूइड शिफ्टिंग होगा, तो उसकी वजह से भी लाइक स्टूपर, कोमा, सेरिब्रल एडिमा वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है ना। उसके अलावा ऑस्मोटिक डायूरेसिस भी होगा, है ना, क्योंकि ग्लूकोज इतना हाइपरग्लाइसीमिया, इतना ग्लूकोज हमारा जो किडनी है वो रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो वो किडनी से ग्लूकोज बाहर जाएगा। किडनी से ग्लूकोज बाहर जाएगा तो ग्लूकोज अकेला तो जाएगा नहीं, आप सबको पता है ग्लूकोज किसको साथ में लेके जाएगा, पानी को साथ में लेके जाएगा। सो वाटर को भी साथ में लेके जाएगा। तो ठीक है, तो जिसकी वजह से पॉलीयूरिया हो गया। अब बहुत ज्यादा यूरिन हो रहा है तो हमारे बॉडी में क्या बोलते हैं, पानी की कमी हो गई है। पानी की कमी हो गई तो जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो सेंस करेगा कि बॉडी में पानी की कमी है, तो इसको खूब प्यास लगाओ, इसको खूब प्यास लगाओ। सो क्या होगा, पॉलीडिप्सिया होगा, पॉलीयूरिया होगा, पॉलीडिप्सिया होगा। ठीक है। और एनकेफेलोपैथी भी होगा, सेरिब्रल एडिमा भी हो जाएगा, है ना, इन द लाइक बहुत लेटर स्टेज में। एंड फ्रूट ऑर्डर ब्रीथ होगा, क्योंकि कीटोन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है ना। प्लस कुछ स्मॉल ब्रीदिंग होगा, क्योंकि H प्लस जनरेट हो रहा है। ठीक है ना। एसिडोसिस हो रहा है ना, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है। सो कुछ स्मॉल ब्रीदिंग होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा। सो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। अगर हम असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग की बात करें तो फर्स्ट हम यूरिन कीटोन यूरिन कीटोन लिपस्टिक चेक करते हैं। सो उसमें कीटोन प्रेजेंट होता है, तो मतलब कि हाँ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है। फर्स्ट ये है। सेकेंड हमारा ये है, दिस इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। अगर यूरिन में कीटोन प्रेजेंट है, सो यस हो सकता है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो, बट कंफर्म नहीं होगा। बट प्लाज्मा बीटा हाइड्रोक्साइड ब्यूटायरेट लेवल चेक करेंगे, अगर वो इंक्रीज होगा, इट मींस दिस इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, क्योंकि कीटोन का ये को प्रोडक्ट है ना, बीटा हाइड्रोक्साइड ब्यूटायरेट लेवल, तो यानी ये इंक्रीज है, इट मींस कि हाँ देयर इज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। उसके अलावा यहाँ पे जो आरबीएस है ना, वो लाइक 350 के अराउंड एलिवेटेड होगा, है ना, 350 mg पर डीएल के अराउंड एलिवेटेड रहेगा। एंड क्या आप सबको पता है कि क्या होता है, पोटेशियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच। सो पीएच क्या हो रहा है, पीएच कम हो रहा है, पीएच कम हो रहा है, सो पोटेशियम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सो पोटेशियम या तो ज्यादा भी हो सकता है स्टार्टिंग में, या फिर नॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है ना। बट क्या होगा कि मैंने क्या बताया कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में वॉमिटिंग भी हो सकता है। तो अगर पेशेंट को वॉमिटिंग हो गया, पेशेंट को अगर वॉमिटिंग हो गया, तो वॉमिटिंग ऑल्सो इंड्यूस क्या लीड करता है, इट लीड्स टू हाइपोकैलेमिया। सो उसकी वजह से हाइपोकैलेमिया देखने को मिल सकता है। या फिर पेशेंट लाइक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, तो उसका मैनेजमेंट के लिए हम इंसुलिन देंगे, इंसुलिन का इन्फ्यूजन देंगे, तो इंसुलिन ऑल्सो लीड टू हाइपोकैलेमिया। पता है ना आपको, शिफ्टिंग हो जाती है। सो इंसुलिन की वजह से हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है। ठीक है ना। सो इन द लेटर स्टेज बिकॉज ऑफ वॉमिटिंग और इंसुलिन थेरेपी आपको क्या देखने को मिलेगा, पोटेशियम कम हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया होगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पेशेंट को फिर पोटेशियम भी रिप्लेस करने होते हैं, पोटेशियम भी देने होते हैं। ठीक है ना। उसके अलावा सोडियम जो है वो नॉर्मल भी हो सकता है या फिर हाई भी हो सकता है ना, या फिर हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक क्या बोलते हैं, हाइपोनेट्रीमिया भी देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। उसके अलावा हमारा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, हिमेटोक्रिट हो गया, ये सब कुछ क्या होगा, एलिवेटेड होगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम एवीजी या फिर वीनस ब्लड गैस करेंगे तो पीएच कम होगा, पीसीओ2 भी कम होगा, बाइकार्बोनेट भी कम होगा। तो मतलब क्या है, देयर इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, पार्शियली कंपनसेटेड है। क्यों पार्शियली कंपनसेटेड है, कि आप मेरे एवीजी वाली वीडियो में पढ़ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो पूछते हैं लाइक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एल्कलोसिस, पार्शियली कंपनसेटेड, फुल्ली कंपनसेटेड, नॉन कंपनसेटेड, है ना। सो ये पूछते हैं, सो ये आपको पता होना चाहिए। सो पीएच भी कम है, पीसीओ2 भी कम है, बाइकार्बोनेट भी कम है, तो ये पार्शियली कंपनसेटेड हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ठीक है ना। उसके अलावा हमारा अमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, लिपिड भी, ट्राइग्लाइसरीड हो गया, टीएलसी, ये सारा कुछ क्या होगा, इंक्रीज रहेगा। ठीक है। अनायन गैप भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अनायन गैप का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, लाइक सोडियम 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 में से हम क्या माइनस करते हैं, सोडियम में से हम माइनस करते हैं क्लोराइड,
प्लस बाइकार्बोनेट, है ना। सो ये हम माइनस करते हैं तो हमारा अनायन गैप आता है, सो वो भी एलिवेटेड होगा, ठीक है ना। सो ये हमारा असेसमेंट फाइंडिंग हुआ। सो वन एक चीज आपको याद रखना है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस डेथ इन चिल्ड्रन किस वजह से होता है, सेरिब्रल एडिमा, क्योंकि बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस का जो कॉम्प्लिकेशन है, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है, डेट इज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ठीक है ना। एंड जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस ना मोस्ट कॉमनली बच्चों में देखा जाता है। सो डायबिटीज कीटोएसिडोसिस की वजह से जो बच्चों में जो डेथ होती है ना, बिकॉज ऑफ सेरिब्रल एडिमा की वजह से डेथ हो रही है, क्योंकि ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है ना, है ना। सो फ्लूइड शिफ्टिंग हो जाती है, सो सेरिब्रल एडिमा देखने को मिलता है। बट इन एडल्ट में जो डेथ होती है बिकॉज ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, बिकॉज ऑफ लाइक एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया, एंड स्टेज रीनल डिजीज हो गया, या फिर बोवेल इन्फेक्शन की वजह से बेसिकली डेथ देखने को मिलता है, ठीक है ना। कमिंग टू द मैनेजमेंट पार्ट की हमें मैनेज कैसे करना है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को। सो द फर्स्ट वन हमने क्या देखा था, तीन चीजें हो रही थी, हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा था तो हाइपरग्लाइसीमिया मैनेज करेंगे, सेकेंड हमारा डिहाइड्रेशन हो रहा था तो डिहाइड्रेशन मैनेज करेंगे, प्लस जो भी फ्लूइड का कम है ज्यादा है उसको मैनेज करना है, एंड थर्ड हमारा क्या हो रहा था, एसिडोसिस हो रहा था तो उसको मैनेज करना है, ठीक है ना। सो हाइपरग्लाइसीमिया एसिडोसिस दोनों एक ही इंसुलिन से ही मैनेज हो जाएगा। फर्स्ट हमें मेनली क्या देखना है, डिहाइड्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो डिहाइड्रेशन मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो मतलब कि ब्लड में ग्लूकोज इतना ज्यादा हो रखा है, एंड आपकी बॉडी में अगर पानी कम है, डिहाइड्रेटेड हो आप, तो जो एक्सेस ग्लूकोज है वो बेसिकली हमारा यूरिन के थ्रू लॉस होना चाहिए, है ना। हम चाहते हैं कि यूरिन के थ्रू एक्सेस जो ग्लूकोज है वो लॉस हो जाए, बट आपकी बॉडी में ऑलरेडी पानी कम होगा, आपके बॉडी में फ्लूइड कम होगा, आप डिहाइड्रेटेड होगे तो यूरिन ज्यादा नहीं आएगा, यूरिन ज्यादा नहीं आएगा तो वो ग्लूकोज जो है वो इतना ज्यादा वेस्ट नहीं हो पाएगा, तो और ज्यादा ब्लड के अंदर रहेगा। इसलिए रिहाइड्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ठीक है। सो रिहाइड्रेशन करना है। रिहाइड्रेशन में हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हम 0.9% एनएस देते हैं, नॉर्मल सलाइन देते हैं, 5 लीटर देते हैं एट 1 लीटर पर आवर 2 आवर्स के लिए। फॉर 2 आवर्स के लिए हम कैसे देते हैं, 1 लीटर पर आवर, इतना ज्यादा अमाउंट पे देते हैं, सो डेट इतना ज्यादा अमाउंट में देते हैं सो डेट ज्यादा से ज्यादा यूरिन आए, एंड ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज जो है वो यूरिन के थ्रू लॉस हो, खत्म हो, ब्लड में जो ग्लूकोज है वो कम हो, ठीक है, ये होता है। प्लस डिहाइड्रेशन, अगर सोडियम डिहाइड्रेशन है प्लस सोडियम भी ज्यादा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने फर्स्ट क्या पढ़ा कि हमें रिहाइड्रेशन करना है, ठीक है, रिहाइड्रेशन कर लिया। रिहाइड्रेशन हम कैसे करेंगे, 0.9% एनएस से करेंगे। आपने पढ़ा होगा, आपने हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन पढ़े होंगे, तो आपने देखा होगा 0.9% नॉर्मल सलाइन इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो हम बेसिकली उसी से हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं ना, सो हम ये इससे करेंगे, ठीक है। 1 लीटर पर आवर करेंगे फॉर 2 आवर्स के लिए। बट अगर पेशेंट ऑलरेडी हाइपरनेट्रीमिया है, हाइपरनेट्रीमिया है, एंड आप 0.9% एनएस दोगे तो और ज्यादा हाइपरनेट्रीमिया बढ़ सकता है ना। सो इन दैट केस कि पेशेंट डिहाइड्रेशन भी है तो हमें डिहाइड्रेशन को भी मैनेज करना है, प्लस पेशेंट को हाइपरनेट्रीमिया भी है, सो इन दैट कंडीशन आप क्या दोगे, आप दोगे 0.45 नॉर्मल सलाइन इज द चॉइस, है ना। तो वहां पे आपको 0.45 एनएस देना है, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, यू हैव टू मॉनिटर द ब्लड ग्लूकोज लेवल। मतलब आपने ये रिहाइड्रेशन तो कर रहे हैं, रिहाइड्रेशन कर रहे हैं अपने बराबर, एकदम भर भर के आप फ्लूइड दे रहे हो, तो अच्छे से पूरा का पूरा जो ग्लूकोज अच्छे से लॉस हो रहा है यूरिन के थ्रू, तो इसलिए आपको ब्लड ग्लूकोज अच्छे से मॉनिटर करते रहना है। एंड अगर जैसे ही वो लेस देन 250 हुआ, ऐसा नहीं है कि मतलब कि नॉर्मल तो 140, 150, 140 टू 180 रखना है। सो अगर हम सोचेंगे चलो 180 तक हम अच्छे से फ्लूइड देते रहेंगे, अब सारा का सारा ग्लूकोज बाहर कर देते हैं, सो नो। जैसे ही वो 250 से कम होगा ना, आपका जो ट्रीटमेंट होना वो क्या शिफ्ट हो जाना चाहिए, 5% डेक्सट्रोज हो जाना चाहिए। एकदम एकदम से कम नहीं करना है, एकदम से कम करोगे ना, सो लाइक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, जैसे कि एकदम से आपने कम किया तो जो एक्सेस पहले क्या था, सेल के अंदर पानी कम था, सेल श्रिंक था, एकदम से सेल क्या हो जाएगा, एडीमा हो जाएगा, ऐसे बहुत सारा कुछ हो सकता है ना। सो आपको एकदम से क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर कम नहीं करना है, एकदम से एकदम सडनली ड्रॉप नहीं करना, धीरे 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 करना है, ठीक है ना। सो जैसे ही अगर ब्लड ग्लूकोज लेस देन 250 होगा तो आपको जो ट्रीटमेंट है, मतलब आप जो फ्लूइड दोगे वो कौन सा दोगे, 5% डेक्सट्रोज इन वाटर आपको देना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में ये रखना है आपको, ठीक है। सो 250 से ज्यादा कम एकदम से नहीं करना है, धीरे धीरे कम करना है हमें, ठीक है। सो अगर वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर आपने मोर देन 5 लीटर इन 8 आवर्स में दे दिया तो रिस्क ऑफ एआरडीएस बढ़ जाता है। बेसिकली जो पेशेंट लाइक ओल्ड होते हैं, एल्डर पेशेंट होते हैं, ऑलरेडी वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के हैं, किडनी प्रॉब्लम है, सो इन दैट पेशेंट में अगर आपने 5 लीटर से ज्यादा लाइक 8 आवर्स में दे दिया, सो उनमें रिस्क ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का जो रिस्क है वो ज्यादा होता है, ठीक है ना। सो ये आपको एंड प्रॉपर आपको इनटेक आउटपुट प्रॉपर मॉनिटर करते रहना है, पेशेंट का लाइक शुगर आरबीएस आपको प्रॉपर मॉनिटर करना है, इनटेक आउटपुट
प्रॉपर मॉनिटर करना है, पेशेंट को एनी साइन एंड सिम्टम्स को लिए प्रॉपर क्लोज ऑब्जर्वेशन होना चाहिए जब आप मैनेजमेंट करते हो तो, ठीक है। सो ये हो गया। सेकंड हमें क्या देना है, सेकंड हमें हाइपरग्लाइसीमिया था, एसिडोसिस हो रहा था, तो हम क्या देंगे, रेगुलर इंसुलिन देंगे। रेगुलर इंसुलिन देंगे, 0.1 यूनिट पर केजी देंगे, ठीक है ना। बोलस दे सकते हैं या फिर हमें देखेंगे कि इन्फ्यूजन की जरूरत है, आपको पता है अगर बहुत लॉन्ग टर्म तक रहेगा तो हम इन्फ्यूजन भी दे सकते हैं। कौन सा देंगे, रेगुलर इंसुलिन ही देंगे। आप सबको पता है कि ओनली रेगुलर इंसुलिन है जो हम इंट्रावीनस या फिर इन्फ्यूजन के थ्रू दे सकते हैं। बाकी जितने भी इन्फ्यूजन है जो हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, सब हम कैसे देते हैं, सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू देते हैं। सो इन्फ्यूजन हम दे सकते हैं 0.1 यूनिट पर केजी पर आर के स्पीड से, ठीक है ना। सो ये हो गया। प्लस हमें पेशेंट का इन्फेक्शन अगर है तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी है, अगर हाइपोकेलेमिया हो रहा है तो हमें हाइपोकेलेमिया में क्या कहते हैं मैनेज करना होगा, लाइक पोटेशियम सप्लीमेंट देने होंगे। हाइपरनेट्रीमिया है तो उसको मैनेज करना होगा, हाइपोनेट्रीमिया है तो उसको मैनेज करना होगा। तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो उसको प्रॉपर मैनेज करना है। सो हाइपरग्लाइसीमिया का भी मैनेज हो गया, सो एसिडोसिस भी मैनेज हो जाएगा, और हमने डिहाइड्रेशन भी मैनेज कर दिया, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस था वो भी हमने मैनेज कर दिया। सो ये हमारा हो गया डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कैसे मैनेज करना है, ठीक है। सो हमने फर्स्ट हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में पढ़ लिया, सेकंड हमने डायबिटिक कीटो एसिडोसिस पढ़ लिया, एंड थर्ड हमारा एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है, दैट इज द HHS, दैट इज द हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरओस्मोलर सिंड्रोम, ठीक है ना। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसकी जो मोर्टेलिटी है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो मोर्टेलिटी है वो 10 टाइम्स ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है। मतलब कि जो हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरओस्मोलर जो कंडीशन है ना, दैट इज मोर खतरनाक, क्योंकि इसकी मोर्टेलिटी कितनी है, 10 टाइम्स ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। यू कैन अज्यूम कि 10 टाइम्स है तो इसकी मोर्टेलिटी ज्यादा है, मतलब कि ये ज्यादा खतरनाक है ना। सो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है ना, बेसिकली जो हमारा हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरओस्मोलर सिंड्रोम जो है ना, वो बेसिकली लाइक ऐसा तो कंफर्म तो नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरओस्मोलर में क्या होता है ना कि यहाँ पे जो इंसुलिन है ना वो रहेगा, बट थोड़ा कम रहेगा। जैसे कि उसमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या हो रहा था कि सीवियर डेफिशिएंसी या फिर एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन की वजह से हो रहा था। बट यहाँ पे इंसुलिन की कमी की वजह से तो हो रही है, बट देयर इज कि हाँ थोड़ा बहुत तो है इंसुलिन, थोड़ा बहुत तो है, बट एकदम से कम बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। सो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस फ्रॉम रिलेटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी। देयर इज नो लाइक एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी या फिर वेरी सीवियर डेफिशिएंसी नहीं है, रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी है ना। एंड सेम इसमें भी ट्रिगर्स है, लाइक इलनेस हो गया, एमआई स्ट्रोक हो गया, कोविड-19 हो गया, न्यूमोनिया हो गया, इसमें भी सेम ट्रिगर्स है, ठीक है ना। सो सीरियस कंडीशन इन विच हाइपर ऑस्मोलरिटी एंड हाइपरग्लाइसीमिया प्रीडोमिनेंट। देखो इसमें ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर भी हाइपरग्लाइसीमिया होगा, यहाँ पर भी हाइपरग्लाइसीमिया होगा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में भी हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर भी हाइपर ऑस्मोलर कंडीशन होगा, एंड वहाँ पे भी हमारा हाइपर ऑस्मोलरिटी वाली कंडीशन हो रही थी। बट यहाँ पे ना कीटोन प्रोड्यूस नहीं होगा, वहाँ पे क्या हो रहा था, कीटोन भी प्रोड्यूस हो रहा था ना, क्योंकि सेल के पास बिल्कुल इंसुलिन नहीं था, ब्लड में इंसुलिन नहीं था, तो सारा का सारा जो शुगर था वो ब्लड के अंदर था, सेल को क्या बोलते हैं ग्लूकोज मिल नहीं रहा था। सो बिकॉज ऑफ दैट सेल ने अपना ऑल्टरनेटिव मेथड चूज करके फैट को ऑक्सीडाइज करके फैट से एनर्जी लेना चाहा। बट यहाँ पे इंसुलिन की कमी तो है, नो डाउट इंसुलिन की कमी है, बट इतना कम नहीं है कि जो सेल है वो फैट को ऑक्सीडाइज करने लग जाए, फैट से अपनी एनर्जी ले। सो यहाँ पे फैट का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, सो फ्री फैटी एसिड्स नहीं बनेगा, सो एसीटोन नहीं बनेगा। एंड अगर बनेगा भी ना, सॉरी कीटोन भी नहीं बनेगा, अगर कीटोन बनेगा भी ना तो बहुत थोड़े बहुत अमाउंट में बनेगा। नॉर्मली ये थोड़े बहुत अमाउंट में बनेगा, बट इतना ज्यादा नहीं बनेगा जितना हमारा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में बन रहा था, ठीक है ना। सो इन हाइपर ग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर कंडीशन में कीटोन नहीं होता है, ठीक है ना। सो ये याद रखना है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो ऑनसेट होता है ना, लाइक इंसीडियस ऑनसेट होता है, लाइक विद इन डेज में, सेवरल डेज लगता है। बट जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है ना उसका लाइक विद इन 24 आवर्स में उसका ऑनसेट होता है। सो ये इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे देखो आप दोनों को हम कंपैरिजन करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पीएच की बात करें, अगर हम पीएच की बात करते हैं, सो इसमें पीएच कितना हो रहा है, 7.20, 7.20 हो रहा है, यहाँ पे 7.40 हो रहा है। मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, पीएच क्या है, इसमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में पीएच क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एंड हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर कंडीशन में पीएच अप्रोक्स नॉर्मल है ना, अप्रोक्स नॉर्मल है। एंड बाइकार्बोनेट की बात करें, सो बाइकार्बोनेट कितना हो रहा है, लेस देन 15 है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, सो यहाँ पे 15 है, कम है। बट यहाँ पे क्या है, 24 है, ये भी क्या है, नॉर्मल है। सो पीएच यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल होगा। बाइकार्बोनेट क्या होगा, नॉर्मल होगा, है ना। यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाला कंडीशन नहीं होता है। कमिंग टू यूरिन कीटोन, अगर आप चेक करोगे तो यूरिन कीटोन जब आपने चेक किया तो इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में कीटोन इज प्रेजेंट।
नो डाउट कीटोन तो 100% प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है। सो यहाँ पे प्रेजेंट है, बट इन हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरऑस्मोलर कंडीशन में कीटोन क्या होगा, एब्सेंट होगा, या फिर होगा भी तो नॉर्मल होगा, है ना। बेसिकली एब्सेंट होगा क्योंकि कीटोन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, फ्री फैटी एसिड्स नहीं बन रहे हैं, सो कीटोन नहीं बन रहा है, सो यहाँ पे एब्सेंट होगा, ठीक है। उसके बाद अब आती है इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, कि जो यहाँ पे आरबीएस है ना, रैंडम ब्लड शुगर जो है ना, जो ब्लड शुगर इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में ना, जब आप ब्लड शुगर चेक करोगे ना, तो इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में जो ब्लड शुगर होगा वो अराउंड 350 के अराउंड होगा, है ना, 350 के अराउंड होगा। बट इन हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन में जो ब्लड शुगर होगा ना, दैट इज लाइक 800, लाइक सीवियर हाइपरग्लाइसेमिया वाला कंडीशन होगा। सो फर्स्ट चीज क्या हुआ कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज नॉट प्रेजेंट इन एचएचएस, कीटोन इज नॉट प्रेजेंट इन एचएचएस, बट हाइपरग्लाइसीमिया दोनों में होगा, बट इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में कम होगा, बट इन हाइपरग्लाइसीमिया वाला नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया बहुत ज्यादा होगा, लाइक अप्रोक्स 800 के अराउंड होगा। यू कैन एज्यूम कि 800 कितना ज्यादा हुआ है ना। उसके बाद अगर हम प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी चेक करेंगे ना, तो इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में इट इज अराउंड 300 टू 320 के बीच में होगा, बट इन हाइपर हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक जो सिंड्रोम है उसमें कितना होगा, 330 टू 380 के बीच में होगा, है ना। सो नाम से ही पता चल रहा है कि हाइपरग्लाइसेमिक मतलब सबसे ज्यादा आरबीएस ज्यादा होगा, एंड हाइपर ऑस्मोलर मतलब कि ऑस्मोलरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। सो दो चीज ज्यादा होगी, हाइपरग्लाइसीमिया होगा और हाइपर ऑस्मोलरिटी होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं होगा, एंड कीटोन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, ओके। सो अगर हम इसकी क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, सो बेसिकली इसमें क्या होगा, हाइपर ऑस्मोलर कंडीशन है ना, और हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन भी है। सो यहाँ पे भी आपको पक्का पक्का एकदम बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। सो प्रोफाउंड डिहाइड्रेशन होगा, सो लाइक हाइपोटेंशन, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पुअर स्किन टर्गर, ये सारा होगा, ठीक है ना, सीजर वगैरह भी आ सकते हैं। सो ये इसमें क्लिनिकल फीचर्स होगा। यहाँ पे लाइक जो आपने पिछले में पढ़ा था, लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन हो गया, और जो कीटोन का जो ऑर्डर ब्रेथ आ रहा था, वो सब इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है ना। सो ये होगा। ट्रीटमेंट की बात करें, सो अगेन हाइड्रेशन मेंटेन करना है, क्योंकि प्रोफाउंड डिहाइड्रेशन भी हो रहा है और प्लस हाइपरग्लाइसीमिया वाला कंडीशन भी है। सो हमें डिहाइड्रेशन को मैनेज करना है। सो हम नॉर्मल सलाइन देंगे, यहाँ पे नॉर्मल सलाइन कितना देंगे, 10 लीटर देंगे, वहां से ज्यादा है देखो ना, ओवर 1 to 2 डेज में, 1 to 2 डेज में हमें 10 लीटर नॉर्मल सलाइन देना है, ठीक है ना। एंड अगेन यहाँ पे भी हमें ब्लड शुगर मॉनिटर करते रहना है, एंड लाइक 250 से कम नहीं होना चाहिए। 250 से कम हुआ तो हमें जो हम नॉर्मल सलाइन दे रहे थे ना, उसको हमें चेंज करना है 5% डेक्सट्रोज से, ठीक है, ओके। उसके अलावा हम क्या देंगे, रेगुलर इंसुलिन देंगे, रेगुलर इंसुलिन का हम इन्फ्यूजन देंगे, ठीक है। यहाँ पे बोलस नहीं देते हैं, बेसिकली वहाँ पे तो हम बोलस भी दे रहे थे और इन्फ्यूजन भी दे सकते थे, बट यहाँ पे बेसिकली हम इन्फ्यूजन देते हैं, लाइक 0.05 यूनिट पर केजी पर आर के हिसाब से देते हैं। प्लस अब आप इतना ज्यादा इंसुलिन दे रहे हो, सो इंसुलिन की वजह से हाइपोकैलेमिया भी होगा, सो पोटेशियम भी रिप्लेस करते हैं, ठीक है ना। सो ये हमारा ट्रीटमेंट हो गया, हमारा इसका हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर सिंड्रोम का, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है कि आरबीएस कितना होता है और प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी कितनी ज्यादा होती है, ठीक है। तो हमारा एक्यूट कॉम्प्लिकेशन कंप्लीट हो गया, दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, एंड थर्ड इज द हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरऑस्मोलर सिंड्रोम, ठीक है। सो हमारा एक्यूट कॉम्प्लिकेशन था ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। देन कमिंग टू द लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, लाइक कुछ लोग जिसको लाइक डायबिटीज है 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, देन धीरे धीरे और क्या क्या चेंजेस हमारी बॉडी में देखने को मिलता है। सो देखो, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में बेसिकली कहाँ पे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, वेसल्स में, जो हमारा वेसल्स है, आइदर इट्स माइक्रोवस्कुलर या फिर मैक्रोवस्कुलर में, है ना। सो माइक्रोवस्कुलर की अगर हम बात करें, छोटे छोटे जो हमारे ब्लड वेसल्स है, छोटे छोटे जो हमारे कैपिलरीज है, उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा। उसकी वजह से लाइक डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी एंड डायबिटिक न्यूरोपैथी होते हैं। एंड अगर हम मैक्रोवस्कुलर की बात करें, जो हमारे लार्ज ब्लड वेसल्स है, जो हमारे लार्ज और मीडियम साइज ब्लड वेसल्स है, उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा। तो उसकी वजह से लाइक आपको बेसिकली क्रोनरी आर्टरी डिजीज, ये सारे देखने को मिलेगा। सो देखो, मैक्रोवस्कुलर में जो मीडियम टू लार्ज ब्लड वेसल्स अफेक्ट होंगे, तो क्या होगा कि जो ब्लड वेसल्स है ना, वो थिकन्स हो जाएंगे,
एथेरोस्क्लेरोसिस बेसिकली हो जाएगा, है ना? जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाएंगे, बिकम ऑक्लूडेड बाय द प्लेक ड्यू टू लिपिड एबनॉर्मेलिटीज, है ना? एंडोथेलियल डिस्फंक्शन होगा एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है। So, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट में क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के चांसेस है। तो सीएडी होगा तो लाइक मायोकार्डियल इन्फेक्शन के चांसेस है, हार्ट अटैक हो सकता है, एंजाइना हो सकता है ना? ऐसे ही ये तो हार्ट का हो गया। अगर ब्रेन के वेसल्स इन्वॉल्व होंगे तो स्ट्रोक हो सकता है ना? अगर लिम्स के वेसल्स इन्वॉल्व होंगे तो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हो सकती है, लाइक फुट अल्सर्स हो सकता है। फुट अल्सर्स और ज्यादा लाइक कॉम्प्लिकेटेड होके गैंग्रीन में बन सकता है। गैंग्रीन इतना ज्यादा हो जाएगा कि सीधा एम्पुटेशन की नीड हो जाएगी, है ना? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक हार्ट वाले वेसल्स को, ब्रेन वाले वेसल्स को, और जो हमारे लिम्स के वेसल्स है उसको अफेक्ट करता है जो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है। इसलिए जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, उनको हमें लाइक प्रॉपर उनको एजुकेट करना होता है कि आपको कहीं पे भी अगर आपको वुंड वगैरह हो, स्पेशली अगर आपके फुट में वुंड हो, तो आपको बहुत प्रॉपर केयर देना है। आपको प्रॉपर स्लीपर पहन के चलना है, ऐसे ही नहीं चलना है, क्योंकि अगर छोटा सा भी वुंड हुआ ना, वो वुंड धीरे 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 बहुत बड़ा हो जाएगा, वो धीरे धीरे अल्सर बहुत बड़ा हो जाएगा ना। सो प्रॉपर हमें उनको बताना होता है, ठीक है ना? सो ये हो गया। देन कमिंग टू द माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। सो माइक्रोवास्कुलर मतलब कि स्मॉल ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज, जो हमारी आईज की, जो रेटिना की जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, वो सारे इन्वॉल्व होते हैं ना। सो डायबिटिक रेटिनोपैथी देखने को मिलता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी क्यों? ड्यू टू डैमेज ऑफ रेटिनल ब्लड वेसल्स। तो बिकॉज ऑफ दिस इज द ब्लाइंडनेस, है ना, लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस जो है ना डायबिटीज मेलाइटस में, दिस इज डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से होता है। सो अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस 5 साल से है, या फिर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस अगर उसको 20-20 ईयर्स से है, तो बहुत हाई चांसेस उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकता है, ठीक है ना? सो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकेंड है हमारा डायबिटिक नेफ्रोपैथी, मतलब कि नेफ्रोन मतलब किडनी इन्वॉल्व हो रहा है। सो लाइक जो हमारा ग्लोमेरुलर कैपिलरी डैमेज डैमेज हो रहा है, सो लाइक जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो थिकन होगा, सो प्रोटीन लीकेज होगा, सो लाइक सीकेडी के चांसेस है ना। सो माइक्रो एल्बुमिनेरिया हो गया, मतलब कि एल्बुमिन लॉस हो रहा है यूरिन में, प्रोटीनूरिया हो रहा है। जो जीएफआर है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, वो कम हो रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है, सीकेडी हो रहा है ना। सो डायबिटिक नेफ्रोपैथी विल लीड टू सीकेडी। सो आपने सुना होगा कि जो डायबिटिक के जो पेशेंट होते हैं उसमें सीकेडी बहुत कॉमन होता है, ठीक है ना? एंड सीकेडी का जो एक कॉज भी क्या है, डायबिटीज, ठीक है? सो ये हो गया। प्लस डायबिटिक न्यूरोपैथी, मतलब कि जो न्यूरॉन्स है ना उसके वेसल्स भी डैमेज हो रहे हैं। सो नर्व इस्कीमिया हो रहा है ड्यू टू माइक्रो एंजियोपैथी, है ना। सो उसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वो डैमेज हो रहा है। सो लाइक सेंसरी लॉस होगा, मोटर लॉस होगा। फर्स्ट सेंसरी से स्टार्ट होगा। सो फर्स्ट सेंसरी लॉस होगा, देन मोटर होगा, देन ऑटोनोमिक होगा। सेंसरी में जैसे कि हमारे जो डिस्टल सेंसरी है ना, डिस्टल सेंसरी लॉस होगा तो पेन होगा, पेन इन द सोल, सोल वगैरह, है ना। रिस्क ऑफ फुट अल्सर, अगेन फुट अल्सर के चांसेस है। उसके अलावा मोटर में लाइक मसल वीकनेस होगा, मसल वेस्टिंग होगा, ठीक है ना। एंड ऑटोनोमिक में बेसिकली हमारा कार्डियक सिस्टम, जीआईटी सिस्टम और हमारा ब्लैडर इन्वॉल्व होता है। सो कार्डियक में लाइक आपको पोस्चरल हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। लाइक वो पेशेंट बोलेगा कि जैसे ही मैं बैठ के एकदम से खड़ा होता हूँ तो मुझे चक्कर सा आता है। सो पोस्चरल हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया या फिर साइलेंट एमआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी ना, इट लीड्स टू साइलेंट एमआई, पता भी नहीं चलेगा और उसको अरेस्ट आ जाता है, एमआई आता है और सीधा ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। सो ये इंपॉर्टेंट है। सो अगर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पोस्चरल हाइपोटेंशन कैसे हम डिफाइन करते हैं। सो लेट सपोज पेशेंट को हम पहले लिटाएंगे, देन आफ्टर चेंजिंग द पोजिशन, लेट सपोज जो बैठा हुआ बैठ के वो जब खड़ा होगा तो आफ्टर 5 मिनट्स पे हम उसका बीपी चेक करेंगे। एंड देन and if systolic blood pressure is less than 20 and diastolic blood pressure is less than 10, तो उसको हम बोलते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन, अगर इतना कम होगा तो, ठीक है। उसके अलावा जीआईटी में क्या होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, सटाइटी, ब्लोटिंग, ये सारा सिम्टम्स होगा, है ना। ब्लैडर में लाइक इनएबिलिटी टू एम्प्टी द ब्लैडर कंप्लीटली, तो यूटीआई के चांसेस हो जाते हैं। उसके अलावा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी होता है। सो ये हमारा ऑटोनोमिक में होता है ना। कार्डियक में जीआईटी सिस्टम और ब्लैडर एंड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, ठीक है ना। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर है कि मोस्ट कॉमन थर्ड क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होता है ना। नर्व में जो डायबिटिक न्यूरोपैथी में अगर नर्व डैमेज होता है ना, सो मोस्ट कॉमन हमारा थर्ड क्रेनियल नर्व डैमेज होता है। इसकी वजह से लाइक टोसिस हो गया, स्क्विंट वगैरह देखने को मिलता है, क्योंकि थर्ड क्रेनियल नर्व आप याद करो उसका फंक्शन मैंने आपको प्रॉपर बताया था। सो उसका वो डैमेज हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ दैट टोसिस हो गया, स्क्विंट वगैरह देखने को मिलता है ना। सो ये हमारा था कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्या बोलते हैं, डायबिटीज। डायबिटीज का हमारा कॉम्प्लिकेशन था एक्यूट एंड लॉन्ग टर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एंड हाइपरओस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक सिंड्रोम वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। देन आपको लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में याद करना है कि क्या क्या माइक्रोवास्कुलर में क्या क्या आते हैं, माइक्रोवास्कुलर में क्या क्या आते हैं, ठीक है। सो हमारा डायबिटीज वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। एंड नो डाउट एंडोक्राइन सिस्टम में ना जो एक टॉपिक अगर मैं बोलूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द डायबिटीज।
होल डायबिटीज टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। एंड उसके बाद हमारा थायराइड वाला इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज, अगर आप कुछ नहीं पढ़ सकते हो एंडोक्राइन सिस्टम में, तो एटलीस्ट आप डायबिटीज अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। एंड इससे रिलेटेड बहुत सारा एमसीक्यू भी सॉल्व करना, तभी आपका लाइक पता चलेगा कि आपने जो थ्योरी पढ़ी है वो कुछ यूजफुल है भी कि नहीं है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।